कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी और मेलोनी पर आपत्तिजनक कमेंट को लेकर माफी नहीं मांगी। ऊपर से कांग्रेस राहुल गांधी की बात को सही ठहराने के लिए नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर अटैक करने लगी। राहुल गांधी ने कल पीएम मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे। राहुल गांधी के मुताबिक पीएम मोदी की विदेश नीति सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स को गले लगाने तक सीमित है। इसी का राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया था। कांग्रेस भी पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर करने लगी जिसमें वो अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स से गले मिल रहे हैं। कांग्रेस ने कह दिया कि पीएम मोदी ने तो विदेश नीति का कबाड़ कर दिया, यानी गले मिलने से विदेश नीति कबाड़ हो जाती है। आप सोचिए, कांग्रेस की विदेश नीति की समझ ढेले भर की भी है या नहीं कि अगर कोई विदेश नीति में गले मिल लेता है तो नीति कबाड़ हो जाती है। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति क्या रही है मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन वर्ल्ड लीडर्स के साथ पीएम मोदी के गले मिलने की तस्वीरें दिखाकर कांग्रेस विदेश नीति को कबाड़ बता रही है। इसी में राहुल गांधी और कांग्रेस फंस गए हर बार की तरह, क्योंकि नेहरू से लेकर इंदिरा और मनमोहन सिंह की डिप्लोमेसी में भी यह सब शामिल था। आप देखिए कि मार्च 2012 में तब के पीएम मनमोहन सिंह ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली म्यूंग बाक को गले लगाया था, तो विदेश नीति कबाड़ कर दिए थे राहुल गांधी के लॉजिक से। सितंबर 2008 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को गले लगाया था। कबाड़ है ये। इसी तरह मई 1982 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने फिलिस्तीन के नेता यासिर अराफात के साथ एक खास हैंडशेक किया था। इंदिरा गांधी ने ही मार्च 1983 में क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो को गले लगाया। कास्त्रो ने इंदिरा गांधी को अपनी बहन बताया था, जबकि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जनवरी 1957 में चाइनीज प्रीमियर चाउ एन लाई को गले लगाया था। यानी गले लगाने से विदेश नीति सिर्फ तय नहीं होती, हां, उससे नेताओं के रिश्ते कैसे हैं, उनके रिश्तों में कितनी गर्मजोशी है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन वही वर्डिक्ट हो जाता है ऐसा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की आप सोच और समझ देखिए कि वो कह रहे हैं कि गले लगा लगा के सबसे मिलते हैं और कुछ करते ही नहीं। तो क्या करते हैं, यहां से प्लेन से उड़ते हैं, भर दिन गले मिलते हैं, फिर कहते हैं कि चलो यार मिल तो लिए गले, अब आए इसी के लिए आया था, चलता हूं वापस। राहुल गांधी 12 साल से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस और बार बार होती हार से फ्रस्ट्रेट गए, फ्रस्ट्रेशन में है वो, क्योंकि यही राहुल गांधी पीएम मोदी के गले लगने का मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि ये खुद कुछ साल पहले तक कहते थे कि ये भारत की ताकत है गले लगना। साल 2013 के कार्यक्रम में चीन से तुलना करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि भारत की ताकत यह है कि वो अपने विरोधियों को भी गले लगाता है। तो ये सत्ता में थे तो गले लगाना ताकत थी, मोदी गले लग लिए तो वो कबाड़ करना हो गया। सुनिए पुराने राहुल गांधी को। Now, this is how India applies power. Hold this. Very true. Very true. Very true. आप देखिए कि कल ही राहुल गांधी माहौल बना रहे थे कि ईरान युद्ध में तो पाकिस्तान बाजी मार गया, पीएम मोदी देखते रह गए। हमने आपको कल ही कहा था कि ईरान का युद्ध तो खत्म ही नहीं हुआ अमेरिका के साथ, पाकिस्तान की तो शीशा लेदर हो रही है, कौन सी मध्यस्थता करा दी उसने, इनको यह भी नहीं पता है क्या। लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस का इकोसिस्टम ईरान युद्ध को लेकर यही माहौल बना रहा है कि इजराइल का दौरा करके पीएम मोदी ने ईरान के साथ रिश्ते बिगाड़ दिए। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का बैड लक ही खराब चल रहा है बॉस, क्योंकि इधर एक तो कांड हो गया, दूसरा आज ही राहुल गांधी और कांग्रेस को रियलिटी चेक मिल गया। आज ही ईरान को लेकर बड़ी खबर आ गई। पहले सुनिए राहुल गांधी ने कल ईरान को लेकर कहा क्या था, फिर आपको बताता हूं कि ईरान ने क्या कहकर राहुल गांधी को ही फंसा दिया। ईरान हमारा पुराना दोस्त, अमेरिका हमारा दोस्त, रशिया हमारा दोस्त, चलो भैया हम रेलेवेंट बन जाते हैं, इनकी दोस्ती बनाते हैं। हुआ क्या? नहीं हुआ क्या, पाकिस्तान ने हमें जगह उठा के ले गया। जो मीडिएटर पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान, मोदी जी देखते रह गए। ये हुआ क्या भाई? अब मोदी जी तो क्या ही देखे कि हुआ क्या, राहुल गांधी अभी देख रहे होंगे कि हुआ क्या जो ईरान ने कर दिया। राहुल गांधी ने कल कहा ये सब, और आप देखिए कि आज ही खबर क्या आई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आने वाले हैं। दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स का सम्मेलन होगा, उसमें वो भी शामिल होंगे। आप सोचिए, युद्ध में फंसे ईरान के राष्ट्रपति भारत आएंगे, यानी ईरान खुद भारत के साथ मजबूत रिश्तों के संकेत दे रहा है।
जबकि राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम यही माहौल बनाते रह गए कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को सेट कर लिया। अब जो यही नहीं देख पा रहा उसको क्या विदेश नीति समझाइएगा आप बॉस। आप देखिए कि पाकिस्तान का नाम लेकर राहुल गांधी पीएम मोदी को घेर रहे हैं, जबकि यह बात राहुल गांधी भी जानते हैं कि भारत की विदेश नीति यही है कि भारत किसी के झगड़े में नहीं पड़ता, भारत का न्यूट्रल स्टैंड रहता है। दोनों देशों के युद्ध में भारत हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर देता है, मध्यस्थता में धीरे सामने से जाकर नहीं पड़ता। और इसे आप ऐसे समझिए कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अमेरिका और ईरान की लड़ाई चल रही है, इजराइल और मुस्लिम देशों की लड़ाई चलती आ रही है। ये सब वो युद्ध हैं या विवाद हैं जिसे लेकर दुनिया यह मान चुकी है कि भारत अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन भारत किसी भी युद्ध में मध्यस्थ के तौर पर नहीं पड़ा, डायरेक्ट बातचीत में नहीं पड़ा। यह भारत की कूटनीति का स्टाइल है। भाई अमेरिका कहता रह गया कि रूस का साथ छोड़ दो, यूक्रेन के साथ आके खड़े हो जाओ, नेटो देशों के साथ खड़े हो जाओ। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा बॉस, और जहां जरूरत पड़ी अपने दोस्त रूस की मदद भी की, स्टैंड लेने की जहां पर बात आई, यूक्रेन से भी बात की, यूक्रेन की भी मदद की। सेम चीज भारत ने, आप देखिए, इजराइल से भी दोस्ती निभाई, ईरान को भी मदद की पेशकश की, और यही नतीजा है कि इजराइल तो दोस्त है ही है, ईरान के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हां हम भी आएंगे ब्रिक्स में। राहुल गांधी को यह समझ में नहीं आता तो उनको पढ़नी होगी विदेश नीति। और राहुल गांधी जिस पाकिस्तान के मुरीद हो रहे हैं, अरे वो भिखमंगा देश, उसे अमेरिका की जरूरत है, उसे ट्रंप के तलवे चाटने हैं, इसलिए वो ट्रंप की सनक के बावजूद मध्यस्थता के लिए हाथ पैर मार रहा है। यह उसकी मजबूरी है। भारत की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। भारत दो पक्षों के बीच मध्यस्थ वाला गेम जो है उससे भी बड़ा गेम खेलता है। भारत विकसित देशों और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच ब्रिज बनाने का काम करता है। यह है पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की ताकत। पर राहुल गांधी समझे तब तो। उनको नरेंद्र मोदी से ऐसी चिढ़ हो गई है कि उनको हर चीज फेल बताना है। आप देखिए इन्होंने नैरेटिव कैसे सेट किया। पहले ये लोग कहते थे कि मोदी कितना विदेश जा रहे हैं, फिर देखे कि पब्लिक पे इफेक्ट नहीं पड़ा, तो अब ये कहे कि मोदी गले क्यों मिलते हैं। इसी तरीके से इन्होंने देश की इकोनॉमी को बता दिया था कि यह ढेले भर की इकोनॉमी नहीं है, डेड इकोनॉमी है, जो कि दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बनी हुई है लगातार इतने युद्ध के बावजूद। तो जिस आदमी को ना इकोनॉमी की समझ आ रही है कि इकोनॉमी कहां जा रहा है, जिसको ना विदेश नीति की समझ आ रही है कि विदेश नीति में हो क्या रहा है, वो सबको सर्टिफिकेट बांट रहा है। राहुल गांधी ऐसा दिखा रहे हैं जैसे किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से गले मिलना गलत बात है, जबकि गले मिलना भी डिप्लोमेसी का एक टूल माना जाता है। इससे नेताओं की क्लोजनेस का पता चलता है, साथ ही दो देशों के बीच कैसे संबंध है यह भी दुनिया को मैसेज जाता है। विदेश नीति में हर एक चीज बेहद बारीकी से देखी पढ़ी जाती है, चाहे बॉडी लैंग्वेज हो, हैंडशेक हो, सबका कुछ ना कुछ मतलब निकाला जाता है। आपने ट्रंप के हैंडशेक के तरीकों के बारे में सुना ही होगा, देखा होगा कि ट्रंप कितने जोर से हैंडशेक करते हैं। ट्रंप अपने सामने वाले नेता का हाथ खींचकर अपनी तरफ लाते हैं ताकि वो खुद को पावरफुल साबित कर सके। हालांकि इसकी आलोचना भी होती है, लेकिन लंबे समय से बड़े बड़े नेता अपना वर्चस्व दिखाने के लिए इस तरह की चीजें करते रहे। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय नेता सौम्य तरीके से हैंडशेक में विश्वास रखते हैं, इसे एक दूसरे के प्रति सम्मान के नजरिए से देखा जाता है। लेकिन पीएम मोदी ने हग डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया और इसकी शुरुआत अगस्त 2014 से ही कर दी थी, जब पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को गले लगाया था। फिर 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा से भी इसी तरह मिले थे। मुझे तो आश्चर्य इस बात से है कि पीएम मोदी जिनसे मिल रहे हैं गले, उनको दिक्कत नहीं है, राहुल गांधी को दिक्कत है कि काहे गले मिल लिए। आज की डेट में अगर भारत का दुनिया में यह कद है कि वो सबसे नजरें मिलाकर गले मिलकर अपने हिसाब से बातें कर रहा है, तो राहुल गांधी को दिक्कत क्या है भाई। पीएम मोदी की हग डिप्लोमेसी की दुनिया में चर्चा होती है, कई वर्ल्ड लीडर्स इसकी तारीफ करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पीएम मोदी के गले लगाने को बहुत विशेष बता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इससे अपनापन महसूस होता है। आप सुनिए नेतन्याहू को। Prime Minister Modi's personal embrace is something special. It's called the Modi hug. It's well known around the world. And when you hug someone closely, truly, you know it's not an act. It's a real thing. It's called the Modi hug. So I want to return the hug here too from every single one of the Knesset members. कई बार ऐसा लगता है कि शायद राहुल गांधी इस फ्रस्ट्रेशन में भी हैं कि पिछले कई सालों से उनके अलग अलग बयानों के मजाक बनते रहे।
उनकी छवि जो है वो सीरियस नेता की नहीं रही। और इसलिए कांग्रेस और राहुल गांधी का इकोसिस्टम मिलकर यह प्रयास कर रहा है कि हम कैसे यह साबित कर दें कि नरेंद्र मोदी सीरियस नेता नहीं। लेकिन उनको जो चीजें मिल रही हैं उससे वो दाव उल्टा पड़ जा रहा है, क्योंकि इस देश में कोई विदेश नीति को हक देने से तय करेगा, यह तो अलग लेवल की सोच हो गई भाई। नरेंद्र मोदी की जिस विदेश नीति को राहुल गांधी और कांग्रेस कबाड़ बता रहे हैं, उसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, वो भी आज कांग्रेस और राहुल गांधी को सुनना चाहिए। मैंने कहा ना, यह अध्याय स्पेशली राहुल गांधी के लिए खोला हूं, कम से कम उनको विदेश नीति में पासिंग मार्क्स तो आए। एक इंटरव्यू में दुनिया के जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट और ऑथर इयान ब्रेमर ने भारत की ग्लोबल पोजीशन के बारे में क्या कहा था, आप देखिए, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि पीएम मोदी की डिप्लोमेसी ने भारत को कितना मजबूत बनाया बीते सालों में। अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट इयान ब्रेमर कहते हैं कि वो भारत को अहम देश मानते हैं, क्योंकि भारत के पास दुनिया भर के देशों के साथ असरदार ढंग से काम करने के लिए विकास और भौगोलिक स्थिति दोनों ही खूबियां हैं। भारत एक बहुत ही गजब का देश है, क्योंकि वो क्वाड का भी हिस्सा है, जापान से उसके अच्छे संबंध हैं, इसके साथ ही अमेरिका के साथ उनकी मजबूत रणनीतिक साझेदारी है, और अब बहुत सारी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं। इयान ब्रेमर ने कहा कि चीन नहीं बल्कि भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है। चीन देशों को उधार देकर उन पर प्रेशर डालता है। बहुत सारे देशों को चीन की जरूरत तो होगी, लेकिन वो अब चीन पर भरोसा नहीं करते। हालांकि ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देश भारत पर भरोसा करते हैं। भारत G20 की अध्यक्षता भी करता है और भारत G7 और ग्लोबल साउथ के बीच ब्रिज का भी काम करता है। पीएम मोदी ने काफी हद तक चीन के साथ भी संबंधों में स्थिरता बनाई है। बॉर्डर पर तनाव पहले से कम हुआ है। इन सब वजहों से भारत एक मजबूत देश है। बाकी देश भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत जिस स्केल पर यह काम कर रहा है वो बहुत ही इंप्रेसिव है। ये इयान ब्रेमर कह रहे हैं, जो दुनिया भर में विदेश नीति की तगड़ी समझ रखने वालों में से गिने जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया कबाड़ है तो कबाड़ है। इयान साहब को समझ में नहीं आ रहा होगा। राहुल गांधी जिस विदेश नीति को बर्बाद बताते हैं, यह वही विदेश नीति है जिसकी वजह से भारत फांसी के फंदे से अपने लोगों को बचा कर ले आता है, और यह काम नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। मैं आपको याद दिलाता हूं, साल 2023 में कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस घटना को लेकर कहा गया था कि अब देखते हैं मोदी की डिप्लोमेसी का टेस्ट है, क्या कर पाते हैं मोदी। इस मामले को खुद पीएम मोदी ने संभाला था। पर्सनली कतर के आमिर से बात की थी। पीएम मोदी ने इस मामले को सुपरवाइज करने के लिए एनएसए अजीत डोभाल को लगाया था, जिन्होंने कतर के अधिकारियों से बातचीत की। पीएम मोदी की डिप्लोमेसी का नतीजा यह हुआ कि कतर ने न सिर्फ 8 भारतीयों की फांसी की सजा टाल दी, बल्कि उन्हें छोड़ने तक का फैसला किया। साल 2024 में 8 में से 7 भारतीय सुरक्षित भारत वापस लौट आए थे। दुनिया हैरान थी बॉस कि क्या ही मोदी ने गजब की डिप्लोमेसी दिखाई है। राहुल गांधी के हिसाब से कुछ विदेश नीति फेल है। नरेंद्र मोदी ने फोन किया कतर के आमिर को, कहा कि एक काम कीजिए, फांसी टाल दीजिए और इनको छोड़ दीजिए। और कतर के आमिर ने कहा कि हां बॉस, आपकी विदेश नीति फेल है, ऐसे में तो बनता है आपकी बात को मानना। राहुल गांधी के लॉजिक से तो यही हुआ होगा। आप यह भी ध्यान दीजिए कि इतना बड़ा काम एक दिन में नहीं हो जाता कि नरेंद्र मोदी ने फोन किया और उधर से मान गए। यह रिश्ता बनाना पड़ता है। इस तरह के कूटनीतिक रिश्ते बनाने के लिए मेहनत लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति में पर्सनल लेवल पर जाकर जो काम किया, तब जाकर आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। और आप देखिए कि कैसे यह काम हुआ। जिस मिडिल ईस्ट को भारत ने एक तरह से छोड़ रखा था कांग्रेस के राज में, वहां पर पीएम मोदी ने फोकस किया। 2014 से 2026 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के देशों की करीब 24 यात्राएं की बॉस, 24। पीएम मोदी ने यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत की लगातार यात्राएं की। यूएई के साथ पीएम मोदी साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए। साल 2022 में यूएई के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ। साल 2019 में सऊदी अरब के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल पर एग्रीमेंट साइन किया गया। साल 2024 में कतर के साथ एलएनजी को लेकर 20 साल की अवधि का समझौता हुआ। साल 2024 में ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल का समझौता हुआ।
साल 2026 में इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ। I2U2 के तहत यूएई, इजराइल, अमेरिका के साथ डील की गई। क्या यह सिर्फ गले मिल जाने से हो जाता है? सालों की मेहनत है। और बॉस, ये याद रखिए कि यह वो इलाका है जहां इजराइल भी है। एक समय था जब इजराइल को लेकर भारत की विदेश नीति अलग चलती थी। इजराइल के नाम से पहले की सरकारें पीछे हट जाती थी, लेकिन पीएम मोदी ने इजराइल के साथ संबंध मजबूत किए। पहले की सरकारों को लगता था कि अगर इजराइल से सट गए तो फिलिस्तीन से दूर दिख जाएंगे, और फिलिस्तीन से दूर दिख गए तो यहां मुस्लिम वोटर हमसे चिटक जाएगा। इस चक्कर में इजराइल जैसे दोस्त को भारत छोड़कर चल रहा था। नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जो 2017 में इजराइल के दौरे पर गए। पीएम मोदी बाद में भी इजराइल के दौरे पर जाते रहे, जबकि पहले की सरकारें इजराइल से दूरी बना के रखती थी कि यहां का मुस्लिम वोटर ना नाराज हो जाए। यह आपकी विदेश नीति थी कि मुसलमान का वोट लेने के लिहाज से आपकी विदेश नीति तय हो रही है, और आप बता रहे हैं कि दूसरा विदेश नीति कैसे तय कर रहा है और चला रहा है। आज की डेट में भारत और इजराइल की डिफेंस पार्टनरशिप नेक्स्ट लेवल पर है। और जिस मिडिल ईस्ट की बात होती है, जहां इजराइल के सारे दुश्मन बैठे हैं, उन देशों से भी नरेंद्र मोदी की दोस्ती चल रही है, भारत की दोस्ती चल रही है। और ऐसा नहीं कि इजराइल से भारत की दोस्ती नहीं है। इजराइल पहले भी भारत को हर बार मुश्किल वक्त में मदद करता रहा है, लेकिन पहले की सरकारों ने दूसरे देशों की नाराजगी के डर से इजराइल को वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जो पीएम मोदी दे रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत की विदेश नीति में यही बदलाव किया है। इजराइल के साथ रिश्ते मजबूत किए तो मुस्लिम देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाया। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि तुम्हारी मेरी दोस्ती, किसी और के साथ मेरी दोस्ती होगी या नहीं होगी, इस पर तय नहीं होना चाहिए। इजराइल को क्लियर मैसेज है कि आपसे दोस्ती है, आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है मिडिल ईस्ट को छोड़ देंगे। और मिडिल ईस्ट को मैसेज है कि आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ व्यापार करेंगे, रिश्ते बनाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है इजराइल को छोड़ देंगे। यह वो विदेश नीति का तरीका है जो पहले की सरकारें नहीं कर पाई। और राहुल गांधी गाली दे रहे हैं, टॉन्ट कस रहे हैं कि इस आदमी को कुछ आता नहीं है। आप यह भी देखिए कि पीएम मोदी ने अपनी विदेश नीति से उन देशों तक भारत की रीच को बढ़ाया जहां दशकों तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री जाता नहीं था। भाई, ऑस्ट्रेलिया 2014 में यात्रा की, 28 साल बाद कोई भारत का पीएम वहां गया था। यह थी कांग्रेस की विदेश नीति कि ऑस्ट्रेलिया जैसे महत्वपूर्ण देश को भूल गए आप, 28 साल से कोई जाइए नहीं रहा है। इजराइल 2017 में दौरा किया, पीएम, किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा थी। पोलैंड 2024 में यात्रा की, 45 साल बाद कोई भारतीय पीएम गया। नॉर्वे 2026 में दौरा किया, 43 साल बाद कोई भारतीय पीएम वहां गया। फिलीपींस 2017 में दौरा किया, 36 साल बाद कोई पीएम वहां गया। गुयाना 2024 में मोदी वहां गए, 56 साल के बाद कोई पीएम वहां गया। आयरलैंड 2015 में दौरा किए, 60 साल बाद कोई भारतीय पीएम वहां पहुंचा था। अरे वो छोड़िए बॉस, यूएई, इतना महत्वपूर्ण देश, 2015 में नरेंद्र मोदी ने दौरा किया, 34 साल बाद कोई भारतीय पीएम 2015 में वहां जो है वो गया था। यह थी कांग्रेस की विदेश नीति कि वो लोग ही भूल जाएं कि हां ये हमारा दोस्त भी है भारत। पीएम मोदी की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, ये कुछ तस्वीरों से भी आपको बताता हूं। पीएम मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों में सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है, उस पर भी ये लोग नाटक करते हैं, ये जाते हैं अवार्ड खरीद के आते हैं। अरे आप भी खरीद लेते, आपको किसी ने मना किया था? जो भी देश पीएम मोदी को सम्मानित करता है वो भारत से प्रभावित होता है, भारत की नीतियों से प्रभावित होता है, भारत का महत्व समझता है, और तभी पीएम मोदी को सम्मानित करता है। 30 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं अलग अलग देशों के नरेंद्र मोदी को। तो क्या ये नरेंद्र मोदी व्यक्ति को मिल रहे हैं? ये भारत के प्रधानमंत्री को मिल रहे हैं? नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और आर्थिक नीति का ब्लेंड ऐसा है कि दुनिया को भारत की जरूरत महसूस हो रही है, तो वो सम्मानित कर रहे हैं। जिसको जैसा लग रहा है कि कैसे सामने वाले को खुश किया जाए वो कर रहा है। और राहुल गांधी इस पर खुश होने की बजाय कि भारत का कद बढ़ता है, हमारे पीएम का सम्मान हो रहा है, उनको विदेश नीति में जो है वो छेद करना है। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी कैसे ग्लोबल लीडर बने। पीएम मोदी जब इजराइल की यात्रा पर गए थे, इजराइल की संसद के अंदर पीएम मोदी का गजब क्रेज था। इजराइल के सांसद पीएम मोदी के साथ सेल्फी ले रहे थे। आप ये तस्वीर देखिए बॉस, राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं होता होगा ये सब देख के, इसलिए कह रहे हैं कि विदेश नीति फेल है। उनके इकोसिस्टम को बर्दाश्त नहीं होता होगा, लेकिन जो भारतीय होगा ना उसको गर्व महसूस होगा
जो सोचेगा इसको भारत के लिहाज से कि भाई ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं, ये भारत का रुतबा है बॉस। अब कह दीजिए कि ये भी पैसा वैसा दिए होंगे, सेट कर लिए होंगे वहां पे कि ले लेना मेरे साथ सेल्फी। इसी तरह से जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे और अमेरिकी संसद को संबोधित किया था तो वहां भी चारों तरफ मोदी मोदी हो रहा था। अमेरिकी संसद के अंदर मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। पीएम मोदी का जलवा यह था कि ग्लोबल लीडर्स उन्हें बॉस बुलाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुलकर कहते हैं कि वो पीएम मोदी की नीतियों को फॉलो करते हैं और उन्हें इसका फायदा होता है। पार्टी राहुल गांधी को नहीं दिखता होगा, दुनिया भर के नेताओं को दिख रहा है कि मोदी ने भारत की विदेश नीति क्या बनाई है। देखिए जरा। पार्टी Prime Minister Modi is the boss. I follow your career and I copy many of your programs. You are an inspiration for the rest of the world. Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude. When the world locked its borders and globalization failed, you showed the world that globalization can still succeed and there is still love when the hardest of times hit us. पीएम मोदी को विदेश नीति समझाने वाले राहुल गांधी ये भी देखें कि नेहरू से लेकर इंदिरा और मनमोहन सिंह के राज में कैसे कैसे डिप्लोमेटिक ब्लंडर हुए थे, जिसमें कई गलतियों की कीमत भारत आज तक चुका रहा है। साल 1948 में कश्मीर के मुद्दे को यूएन में ले जाने की गलती नेहरू जी के जमाने में हुई। फिर तिब्बत पर चीन की स्थिति को स्वीकारने की गलती इन्हीं के राज में हुई। चीन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा और बदले में 1962 का युद्ध मिला। यह विदेश नीति थी नेहरू जी की। अक्साई चीन और सीमा विवाद में रणनीतिक चूक की गई। इतनी समझ थी विदेश नीति की तो यह गलती कैसे हो गई? पाकिस्तान की धोखेबाजी के बावजूद उसके साथ सिंधु जल संधि करना इतना बड़ा ब्लंडर किया कांग्रेस ने। साल 1974 में कच्चा तीवु द्वीप श्रीलंका को दे दिया। आज ये लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने मेलोनी को मेलोडी केला दी, गिफ्ट दिया। अरे आप तो उठा उठा के अपना द्वीप दे दिए श्रीलंका को गिफ्ट में। उससे तो अच्छा है किसी को मेलोडी ही खिला दे आदमी। 2008 के मुंबई आतंकी हमले के कुछ महीनों बाद 2009 में शर्म अल शेख में पाकिस्तान के साथ बातचीत करना बहुत बड़ा ब्लंडर था इनका। संयुक्त बयान में पहली बार बलूचिस्तान का जिक्र हुआ, जिसे लेकर पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा करने का मौका मिला कि बलूचिस्तान में जो कुछ होता है वो भारत करवाता है। इतने बड़े बड़े ब्लंडर करके बैठे हैं और दूसरे को समझा रहे हैं कि विदेश नीति क्या होती है। राहुल गांधी पॉलिटिकली जो मुद्दे उठाना चाहें जरूर उठाएं, लेकिन जब भी वो मर्यादा की सीमा लांघेंगे, इस तरह की चीजें करेंगे, तो वो ये भूल जाते हैं कि उनके खुद के परिवार का इतिहास इतना भयावह है कई बार कई चीजों में कि वो फाइलें खुलेंगी तो और उनके लिए शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। हम तो लिमिट में बता रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो लोग ऐसी ऐसी तस्वीरें डाल रहे हैं इनके परिवार की कि क्या ही बताया जाए।